हेलो बच्चों, आज हम करेंगे संज्ञा। व्याकरण का विषय है संज्ञा। व्याकरणिक प्रक्रिया के आधार पर संज्ञा और इसके भेदों के बारे में हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उदाहरण के तौर पर हम कुछ पंक्तियां पढ़ते हैं। पानीपत के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से मराठे हार गए। मराठों का सेनापति इब्राहिम गारदी पकड़ा गया। अब्दाली को इब्राहिम के नाम से घृणा थी। इन पंक्तियों में यहाँ पानीपत स्थान का नाम है, सेनापति तथा मराठा जाति के नाम है, अहमद शाह अब्दाली तथा इब्राहिम गारदी व्यक्तियों के नाम है, युद्ध तथा घृणा भाव के नाम है। इस प्रकार ये शब्द स्थान, जाति, व्यक्ति या भावों के नाम है। ये सभी संज्ञाएं हैं, अर्थात जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहा जाता है। की परिभाषा: संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो। मतलब किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण: प्राणियों के नाम मोर, घोड़ा, घाट, महात्मा गांधी आदि। वस्तुओं के नाम किताब, रेडियो, चद्दर आदि। स्थानों के नाम दिल्ली, कुतुब मीनार, ताजमहल, भारत आदि। भावों के नाम वीरता, बुढ़ापा, मिठास, खट्टा आदि। ये सभी संज्ञा की ही एक उदाहरण है। आगे अन्य उदाहरण जो है संज्ञा की, ये आप देख सकते हैं। व्यक्तियों के नाम जैसे कि राम, मोहन, सीता, कालू आदि। दिशाओं के नाम पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि। देशों के नाम भारत, चीन, जापान, अमेरिका। राष्ट्रीय जातियां भारतीय, चीनी, जापानी। नदियों के नाम गंगा, जमुना, कावेरी, घाघरा। समुद्रों के नाम भी संज्ञा में आते हैं जैसे कि अरब सागर, प्रशांत महासागर। पर्वतों के नाम संज्ञा होते हैं, अरावली, हिमालय, विंध्याचल। नगरों के नाम भी संज्ञा में ही आते हैं जैसे कि जयपुर, अजमेर, पटना, दिल्ली। समाचार पत्रों के नाम राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर। पुस्तकों के नाम रामायण, रामचरितमानस, मेघदूत। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, फागुन। ग्रह नक्षत्रों के नाम पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, मंगल। त्योहारों के नाम होली, दीपावली, ईद। इस प्रकार ये सभी नाम संज्ञा के ही प्रकार है। आगे संज्ञा के वाक्य में उदाहरण: राम एक बुद्धिमान बालक है। यहाँ पर राम और बालक दोनों ही संज्ञा शब्द हैं। आगे यह किताब उसकी है। इस वाक्य में किताब शब्द संज्ञा है और ये एक वस्तु का नाम है। पीतल के बर्तन में खाना बनाओ। इस वाक्य में पीतल और बर्तन दोनों ही शब्द संज्ञा की उदाहरण है और पीतल शब्द एक द्रव्यवाचक संज्ञा है और यहीं बर्तन शब्द जो है एक वस्तु का नाम है। उसने सोने की अंगूठी पहन रखी है। इस वाक्य में सोने और अंगूठी दोनों शब्द संज्ञा शब्द हैं। राम और श्याम अच्छे मित्र हैं। इस वाक्य में राम और श्याम दोनों ही व्यक्तियों के नाम हैं। इस प्रकार ये दोनों शब्द संज्ञा शब्द हैं। आगे संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संज्ञा के भेदों के प्रति दो मान्यताएं हैं, एक प्राचीन मान्यता, एक आधुनिक मान्यता। प्राचीन मान्यता के अनुसार संज्ञा के 5 भेद होते थे, जैसे कि
जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। और आधुनिक मान्यता के अनुसार संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा जो है अब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही शामिल किए जाते हैं। चलिए अब हम इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसे प्रॉपर नाउन भी कहा जाता है इंग्लिश में। अब पहले हम इसकी परिभाषा जानेंगे। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, विकास फुटबॉल खेलता है। इस वाक्य में विकास शब्द किसी व्यक्ति का नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में राम और रावण दोनों ही व्यक्तियों के नाम हैं, इसलिए ये दोनों शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। प्रेमचंद जी एक उपन्यासकार हैं। इस वाक्य में प्रेमचंद व्यक्ति विशेष का नाम है, जिसलिए ये प्रेमचंद शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रोनाल्डो फुटबॉल के महान खिलाड़ी हैं। इस वाक्य में रोनाल्डो शब्द किसी व्यक्ति को संकेत करता है, इसलिए यह शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। महेंद्र सिंह धोनी इतिहास के सबसे अच्छे बल्लेबाज हैं। इस वाक्य में महेंद्र सिंह धोनी किसी व्यक्ति विशेष को संबोधित करता है, इसलिए यह शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत व्यक्ति विशेष का नाम जैसे संध्या, धर्मेश, सुरेश, सचिन आदि। विशेष वस्तु का नाम गीता, रामायण, कार, घर आदि। विशेष स्थान का नाम कच्छ, गुजरात, मुंबई, दिल्ली आदि। दिशाओं के नाम उत्तर, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण। नदियों के नाम गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा आदि। ये सभी नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आगे दूसरा भेद है हमारा जातिवाचक संज्ञा। इसे कॉमन नाउन भी कहा जाता है इंग्लिश में। अब इसकी परिभाषा होगी, जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापक, बाजार, पहाड़, खिड़की आदि शब्द एक ही प्रकार, प्राणी, वस्तु और स्थान का बोध करा रहे हैं, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। जैसे कि लड़का, सभी लड़कों का बोध होता है। वस्तु से सभी प्रकार की वस्तु का बोध होता है। नदी से गंगा, जमुना, सरस्वती आदि सभी नदियों का बोध होता है। मनुष्य कहने से संसार की मनुष्य जाति का बोध होता है। अन्य उदाहरण, बच्चे झूलों पर खेल रहे हैं। इस वाक्य में बच्चे और झूलों शब्द दोनों ही जातिवाचक संज्ञा हैं, क्योंकि बच्चे शब्द का प्रयोग किसी भी बच्चे के लिए किया जा सकता है। अर्थात जो शब्द कॉमन हो, उस तरह की दिखने वाली अन्य वस्तु या व्यक्ति के लिए भी प्रयोग किए जा सकते हो, वह शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। आगे, पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं। इस वाक्य में पेड़ों और पक्षी दोनों शब्द जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि पेड़ शब्द सभी पेड़ों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। अर्थात यह पेड़ जाति के लिए कॉमन शब्द है। और ऐसे ही पक्षी शब्द सभी पक्षियों के लिए प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए यह भी कॉमन होने के कारण जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। आगे, हिरण का शेर शिकार करते हैं। यहाँ पर हिरण और शेर दोनों शब्द जातिवाचक संज्ञा हैं।
सभी हिरणों को हम हिरण पुकार सकते हैं, उसी प्रकार सभी शेरों को हम शेर पुकार सकते हैं। दोनों ही शब्द अपनी अपनी जाति के लिए कॉमन होने के कारण जातिवाचक संज्ञा की उदाहरण है। आगे, सड़क पर गाड़ियां चलती है। सड़क पर गाड़ियां चलती हैं। यहाँ पर गाड़ियां शब्द सभी गाड़ियों को गाड़ी कहा जा सकने के कारण जातिवाचक संज्ञा है। बच्चे खिलौने से खेल रहे हैं, पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं, हिरन का शेर शिकार करते हैं, सड़क पर गाड़ियां चलती हैं। इन वाक्यों में हिरन, शेर, गाड़ियां शब्द जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये शब्द किसी विशेष वस्तु या प्राणी का बोध ना कराकर शेर, हिरन व गाड़ियों की पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। आगे, भेद 3, भाववाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन इसे इंग्लिश में कहा जाता है। इसकी परिभाषा है, जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव के अवस्था का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, आजादी, साहस, वीरता आदि शब्द भावपूर्ण अवस्था तथा क्रिया के व्यापार का बोध करा रहे हैं, इसलिए भाववाचक संज्ञा है। उत्साह, ईमानदारी, बचपन इसके अन्य उदाहरण हैं। यहाँ पर उत्साह मन का भाव है, ईमानदारी से गुण का बोध होता है और बचपन शब्द से जीवनी एक अवस्था या दशा का पता चलता है। समूहवाचक संज्ञा चौथा भेद है, इसे कलेक्टिव नाउन इंग्लिश में बोला जाता है। इसकी परिभाषा है, जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह का या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर कक्षा, सेना, भीड़, गुच्छा। कक्षा, झुंड, भीड़, सेना, गुच्छा इन संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह का या समुदाय का बोध होता है, इसलिए यह समूहवाचक संज्ञा है। अर्थात ये शब्द किसी समूह की ओर संकेत करते हैं, इसीलिए जिन शब्दों से किसी समूह का बोध हो उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का भेद नंबर 5, द्रव्यवाचक संज्ञा। इसे मटीरियल नाउन भी कहा जाता है। परिभाषा, जिस संज्ञा से किसी तरल, ठोस, अधातु, धातु, पदार्थ, द्रव्य आदि वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से किसी धातु, द्रव्य पदार्थ का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, तांबा, पीतल, सोना, लोहा, सोना, दूध, मिट्टी, चावल आदि। इन शब्दों से किसी धातु, द्रव्य पदार्थ का बोध होता है, इसीलिए यह द्रव्यवाचक संज्ञा है। यहाँ पर एक अभ्यास का सेट दिया गया है। सभी बच्चों ने नीचे दिए गए पंक्तियों में से संज्ञा शब्द को छांटकर अपनी अपनी नोटबुक में नोट करना है।